सो हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष शर्मा एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट। एंड जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पर क्लासेस कंटिन्यू करते हैं, लेकिन आज मैं क्लास लेकर नहीं आया हूँ। यहाँ पर मैं नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ कि एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है, जो कि क्लरिकल पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है। अभी जो दिसंबर अभी उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होगा जनवरी में। प्री का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और फरवरी में इसका मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। हालांकि एसबीआई इस टाइम तक अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ कर देता था, थोड़ा पहले ही कर देता था, इस बार थोड़ा सा लेट किया है। लेकिन हम देख लेते हैं इसका जो आपकी डेट है, फॉर्म भरने की डेट है, क्या स्टार्टिंग डेट है, क्या लास्ट डेट है, हम पूरा जानेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए ना तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तो इसी प्रकार की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और जो भी नोटिफिकेशन आते हैं वो मिलेंगे। और यहाँ पर हम क्लासेस भी कंटिन्यू करेंगे मैथ्स की। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं ये नोटिफिकेशन में क्या आया हुआ है। आज ये नोटिफिकेशन आया है और इस नोटिफिकेशन में सबसे पहली बात तो ये आ गई है कि ये जो आपका एग्ज़ाम है, इसका जो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन होने वाला है वो कल से मतलब 17 तारीख से ये होने वाला है। और ये 7/12 मतलब 17 नवंबर से ये स्टार्ट हो रहा है और ये 7/12 मतलब 7 दिसंबर तक ये चलेगा। ठीक है, और ये जो पोस्ट है ये किस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट हो रहा है, एसबीआई कर रहा है, ये जूनियर एसोसिएट मतलब क्लरिकल पोस्ट के लिए कर रहा है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में देखिए नीचे क्या लिखा है कि प्रीलिमिनरी जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, जैसे कि अगर आप बैंक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि जो बच्चे पहली बार आए हैं उनको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर इसमें पहले प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है, प्रीलिम्स होता है, उसके 1 महीने बाद अप्रॉक्स 20 दिन बाद मेंस का एग्जाम कंडक्ट होता है। तो सबसे पहले जो इसका प्रीलिम्स का जो एग्जाम कंडक्ट होगा ना वो जनवरी 2024 में होगा और इसका जो मेंस का एग्जाम कंडक्ट होगा वो फरवरी में होगा। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, टेंटेटिव बोला है, मतलब ये बदला जा सकता है, लेकिन अभी ये बोल रहे हैं कि फरवरी में होगा। हालांकि नेक्स्ट आपको पता है कि अभी इलेक्शन हो रहा है बहुत सारे स्टेट्स में, तो कुछ चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन जो है बैंकिंग जो होता है ना, वो बैंक जो है एग्ज़ाम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अपना कंडक्ट कराता है, एसबीआई भी कंडक्ट कराता है। तो मुश्किल है कि डेट बढ़ेगी, आप यही डेट मानकर चलें कि जनवरी में आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा और फरवरी में इसका मेंस का एग्जाम होगा। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पर टोटल वैकेंसीज के बारे में बता दिया गया है भाई। और वैकेंसी में बता दूँ 8700 समथिंग, मतलब 8000 के समथिंग इसकी वैकेंसीज आई है। 8000 से भी ज़्यादा वैकेंसी आई है, तो बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। हालांकि एसबीआई जो है वो क्लरिकल लेवल पर अप्रॉक्स 8000 वैकेंसी ही निकालता है और एसबीआई जो पीओ का एग्जाम कंडक्ट कराता है उसके लिए 2000 के समथिंग निकालता है। तो 8000 प्लस वैकेंसीज है, मतलब वही रेगुलर वैकेंसीज जो आती है वैसी है, लेकिन बहुत वैकेंसीज है। ठीक है, अब देखिए अगर हम स्टेट्स की बात करें तो जो अहमदाबाद सर्कल लगता है ना वो गुजरात के अंडर आता है। तो उसमें लैंग्वेज जो आपके प्रेफर की जाएगी वो गुजराती लैंग्वेज आएगी, जिसमें एससी की पोस्ट है 57, एसटी की 123, ओबीसी की 221, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 82, जनरल की 337 और इस तरीके से टोटल 820 पोस्ट है इसमें। क्या आपको बात समझ में आ गई? ये रेगुलर वैकेंसीज और बैकलॉग वैकेंसीज मतलब पहले की छूट गई हैं वो वैकेंसीज के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये अमरावती मतलब आंध्र प्रदेश में तेलुगु लैंग्वेज चलेगी। इस तरीके से आपको पूरी स्टेट्स के बारे में बताया गया है किस लैंग्वेज में कितनी वैकेंसीज हैं और इस तरीके से टोटल अप्रॉक्स 8700 के समथिंग यहाँ पर वैकेंसीज हैं। 8700 प्लस वैकेंसीज हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं वैकेंसीज के अलावा इसमें और क्या क्या दिया है नोटिफिकेशन में। कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो देखते हैं हम। देखिए सबसे पहले तो प्रीलिम्स एग्जाम होगा, ये आपको पता ही होगा। अब इसमें भी हम इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपको बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लगता है कि सर हम लास्ट ईयर में फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। ये पहला डाउट आता है कि हम सर लास्ट ईयर में चल रहे हैं ग्रेजुएशन के, तो क्या हम एसबीआई का एग्जाम दे पाएंगे ये क्लरिकल लेवल वाला। या कुछ स्टूडेंट को ये डाउट होता है कि सर अभी हमारी एज क्या है, एज हमारी हुई नहीं है या क्या, मतलब जो भी है वो आपके यहाँ पर क्वालिफिकेशन से रिगार्डिंग मैं पूरे डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो एसेंशियल सबसे पहले क्वालिफिकेशन है वो आपका है, देखिए क्या बोला, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, मतलब आप किसी भी स्ट्रीम से हो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और जो उसका रिजल्ट है ना, ग्रेजुएशन का जो डेट है वो पासिंग जो है वो 31 दिसंबर 2023, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखिए इसमें बोल दिया है क्लियरली कि आपका 31 दिसंबर 2023 तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। यदि आपका रिजल्ट नहीं आता है तो देखिए इसमें क्या बोला, दोज हु आर इन फाइनल ईयर, जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं या फाइनल सेमेस्टर में भी चल रहे हैं, जिनका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। उनका सिलेक्शन प्रोविजनली किया जाएगा। प्रोविजनली का मतलब ये होता है कि आपको 100% आपको ये नहीं बोला गया कि आप सिलेक्ट हो गए। प्रोविजनली मतलब बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे, फिर आपको इन किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें बोला कि ये आपको प्रोविजनली सिलेक्ट किया जाएगा यदि आप सिलेक्ट होते हैं तो,
और फिर आपको क्या है, आपको बाद में मतलब जो वो डेट देंगे उस डेट पर आपका मान लो एग्जाम हो जाता है, आप मतलब आपने फॉर्म अभी भर रहे हैं, अभी आपका ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं हुआ है, अभी आप पास नहीं हुए हैं, लेकिन आप फॉर्म भर सकते हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, एग्जाम भी दे सकते हैं, और एग्जाम देने के बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम पर आपको ये प्रूफ प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो 31/12/2023 तक हो चुका था। मतलब आपका जो ग्रेजुएशन का जो रिजल्ट है, पास कैसे प्रूफ करेंगे, आप बोला ना कि आप पास प्रूफ होना चाहिए, तो आपका जो रिजल्ट है वो 31 दिसंबर 2023 से पहले का होना चाहिए, ये आपको उनको शो करना होगा, तो वो आपको इन कर देंगे, अदरवाइज वो आपको आउट कर देंगे। ठीक है, तो जो लास्ट ईयर में वो भी बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं निश्चिंत होकर, क्योंकि उनको पता है कि उनका 31/12/2023 तक अगर रिजल्ट आ जाएगा तो वो बिल्कुल इन हो जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, अब उसके बाद देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात बोलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है, ये भी मैं पढ़ रहा था नोटिफिकेशन में, तो उसमें बोला है, देखिए 2 पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये पॉइंट छूट गया था, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसमें बोला है कि जो बच्चे कैंडिडेट सीकिंग एज रिलैक्सेशन आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द कॉपीज ऑफ नेसेसरी सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। जो कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन लेते हैं ना, देखिए एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है, तो जो कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं ना, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे वो आपको ज्वाइनिंग के टाइम पर प्रोड्यूस करना होगा, ठीक है, यदि क्वालिफाई होते हो तो। और नो चेंज इन द कैटेगरी ऑफ द एनी कैंडिडेट इज परमिटेड आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी कैटेगरी में कोई भी चेंज किया नहीं जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं किया जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, उसके बाद दूसरा, ये थर्ड पॉइंट देखिए, ट्रेंड अप्रेंटिस ऑफ SBI रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट विल बी एप्लीकेशन टू ट्रेंड अप्रेंटिस हु अप्रेंटिस सक्सेसफुली इन SBI बिफोर 31/10। ये कोई इतना काम का नहीं है, ये अप्रेंटिस जो ट्रेड अप्रेंटिस होते हैं ना, जो ट्रेंड अप्रेंटिस हैं जिनने अप्रेंटिस में सिलेक्ट हुए थे, उनके लिए ये एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए कि OBC EWS और जो आपके सर्टिफिकेट होते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है आपका कि जो EWS वाले हैं ना, उनके लिए जो ऑफिस मेमोरेंडम इसके अकॉर्डिंग जो 31/1/2019 को आया था, DOPT का जो ऑर्डर था उसके अकॉर्डिंग आपको बता दिया गया कि आपकी डेट क्या होना चाहिए। ठीक है, नॉन क्रीमिलियर आपकी और क्या होती है, नॉन क्रीमिलियर क्या होती है, मतलब आपका जो नोटिफिकेशन उससे पहले का आपके सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, ये सब इसमें बताया हुआ है। ठीक है, तो वैसे मैं इसमें मोटी मोटी बात कर रहा हूँ, अभी आपको सर्टिफिकेट्स के बारे में इसमें नहीं बता रहा हूँ। सर्टिफिकेट के बारे में यदि जानना है आपको तो एक मेरी इस पर प्रॉपर तरीके से मेरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की एक वीडियो डली हुई है, आप जाकर देख सकते हैं, और सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग भी मेरी एक वीडियो डली हुई है, जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे चलते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो गया, उसके बाद देखते हैं आगे और क्या दिया हुआ है। ये एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया हुआ है कि आपकी जो एज लिमिट होना चाहिए वो 20 साल से कम नहीं होना चाहिए। कब तक कब काउंट की जाएगी आपकी एज लिमिट? ध्यान से देखें, 1/4/2023 से काउंट की जाएगी, इस डेट से काउंट की जाएगी। आप इसको ये नहीं समझना कि सर हम इसको भी 31/12/2023 तक कर सकते हैं, मतलब इसको 31 दिसंबर तक नहीं है, 31 दिसंबर तक, जो 31 दिसंबर तक है वो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डेट का बोला है, लेकिन यहाँ पर एज लिमिट आपकी 1/4/2023 तक है, इसको कान खोलकर सुन लें। उसके बाद आपकी जो एज है 20 साल से कम नहीं होना चाहिए, मतलब आप 1/4/2023 को 20 से ऊपर हो जाना चाहिए, 21 से कंप्लीट हो जाना चाहिए, 20 से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आपकी एज 28 से ऊपर नहीं होना चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आ गई? मतलब आप जो है वो 2/4/1995 से अगर पहले के जन्मे हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, और यदि आप 1/4/2003 के बाद भी जन्मे हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। लेकिन यदि देखिए बोथ डेज इंक्लूसिव, मतलब यदि आप, अगर आपका मान लो 2/4/1995 को जन्म हुआ तो क्या आप भर सकते हैं? बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन क्या आपका जन्म 2/4/1995 से पहले मान लो 1/4 को हुआ था तो क्या भर सकते हैं? तो नहीं भर सकते। बाद में भी ये बोला है कि आप 1/4/2003 तक भर सकते हैं। इसके बाद यदि आप 2 तारीख के भी है ना भाई, कि 2/4 को मेरा जन्म हुआ सर 2003 को, तब भी आप नहीं भर सकते। मतलब 1/4/2003 में भी आप रात में बोलेंगे ना कि सर 12:01 पे मेरा जन्म हुआ, तब भी आप वैलिड नहीं रहेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान से सुन लें, बाद में मुझे कमेंट कर ना पूछें। उसके बाद ST/SC कैटेगरी के लिए जो रिलैक्सेशन दिया हुआ है वो 5 साल का दिया हुआ है, OBC के लिए 3 साल का है। ठीक है, और ये PWBD के लिए जनरल और EWS का 10 साल का है। इसी प्रकार से आपका पूरा एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी है, डिसेबल्ड के लिए, विडो जो है उनके लिए भी है, और ट्रेंड अप्रेंटिस हैं उनके लिए भी है। उनके लिए 6 साल का, जो अभी अपन ऊपर पढ़ रहे थे वही यहाँ पर दिया हुआ है, 6 साल का ST/SC के लिए, OBC के लिए 4 साल का, जनरल EWS के लिए 1 साल का रिजर्वेशन है। ये भी खुशखबरी की बात है, ये भी एक खुशखबरी की बात है कि सर ट्रेंड अप्रेंटिस जो आपका हो चुका है ना, आप अगर अप्रेंटिस में सिलेक्ट हुए थे, आप प्रॉपर तरीके से पूरा कर लिया था, आपने ट्रेनिंग हो चुकी थी, तो आपका जो है ST/SC के लिए 6 साल का आपका रिजर्वेशन हो जाएगा, मतलब आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। 4 साल का OBC के लिए मिल जाएगा। ठीक है, और जनरल और EWS के लिए वैसे एज रिलैक्सेशन होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से देखिएगा कि आपको यहाँ पर 1 साल का एज रिलैक्सेशन मिल चुका है। कब? यदि आप ट्रेंड अप्रेंटिस हैं तो, मतलब यदि आप
आप मान लीजिए 2/4/1995, तो आपका एक साल और बढ़ा लीजिए, आप 2/4/1994 तक भी जन्मे ना तो भी आपका हो जाएगा। ये अपर लिमिट बता रहा हूँ मैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलिए उसके बाद यहाँ पर और आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये हो गया अपना कंप्लीट, थर्ड पेज, 12 पेज का नोटिफिकेशन है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि किस किस प्रकार की आपकी डिसेबिलिटी होती है, वो सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा आप, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, अभी हमको नोटिफिकेशन डिस्कस करना है। हाँ उसके बाद देखिए प्रोफॉर्मा ए, ये भी कोई काम का नहीं। देखिए अब ये लिस्ट ऑफ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, इससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं फोर्थ सेक्शन में क्या दिया हो। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है सर, सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस क्या है ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये फेज़ 1 होता है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो बच्चे यहाँ पर पहली बार आए हैं, जो SBI या कोई भी बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं या गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सब न्यू होगा ना। तो पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आपका पहले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, प्रीलिम्स होगा जो कि आपका ऑनलाइन कंडक्ट होगा, जो 100 मार्क्स का होगा, 100 नंबर का होगा, ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा, जिसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। 3 सेक्शन में एग्जाम कंडक्ट होगा, ठीक है। इसमें 3 एग्जाम, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, तो वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, रीजनिंग होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथमेटिक्स को बोलते हैं। अब इसमें इंग्लिश की लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगी भैया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, तो इंग्लिश के 30 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ्स के 35 रहेंगे और रीजनिंग के भी 35 रहेंगे। मैक्सिमम मार्क्स कितने, तो इंग्लिश में 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, मतलब हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। इसमें भी 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, और इस प्रकार से आपको 20-20 मिनट का इसमें समय मिलेगा। तो 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि आपका टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ईच टेस्ट विल हैव सेपरेट टाइमिंग एज मेंशन्ड अबव। भैया यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि आपको हर सेक्शन के लिए एक सेपरेट टाइम दिया गया है 20 मिनट। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि सर इंग्लिश का आपको सेक्शन ओपन है, उसके लिए 20 मिनट का समय चल रहा है, आपका 10 मिनट में यदि इंग्लिश हो गया तो आप उसको छोड़कर आगे बढ़ जाएं, ऐसा नहीं होगा। ये 20 मिनट तक ओपन रहेगा, जैसे ही 20 मिनट कंप्लीट होता है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी खुल जाएगा, फिर 20 मिनट के बाद ही रीजनिंग खुलेगा। नहीं तो बहुत सारे बच्चे ये कर लेंगे ना कि सर इंग्लिश का पेपर तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, उसको कंप्लीट करके मैथ्स में लग जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सर यहाँ पर सेपरेट टाइमिंग दिया हुआ है, हर एक के लिए आपको पर्टिकुलर टाइम अलॉट है। देयर विल बी नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 1/4, देखिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। मतलब हर क्वेश्चन यदि 1 नंबर का है ना, तो उसके लिए 1/4 इसका 1/4 होता है 0.25। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो उसके लिए 1 नंबर मिलेगा, लेकिन उस सही क्वेश्चन को आपने अगर गलत कर दिया तो गलत करने पर भी आपको 0 नंबर तो मिलते ही, लेकिन आपने उसने गलत करा है ना, तो उसके आपको अलग से आपको 0.25 नंबर आपके कट जाएंगे, 1/4 नंबर कट जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आर प्रोड्यूस्ड, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। यहाँ पर यदि आपको लगता है कि सर यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ होगा क्या, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ क्लियर शब्दों में कि यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। मतलब प्रीलिम्स में आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। आप इंग्लिश में अगर 0 नंबर भी लाते हैं तो उससे कोई मैटर नहीं करता है, आपको प्रॉपर एक कट ऑफ निकालना है, जो 100 नंबर का पेपर होगा, जो भी रिलीज करती है SBI बाद में कि सर इतना कट ऑफ गया, मान लो 80 का, तो आपको 80 ऊपर निकालना। हालांकि आप बोलेंगे सर 80 नंबर तो एक सब्जेक्ट से आ ही नहीं सकते हैं, तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि यदि एक सब्जेक्ट कमजोर भी रहता है ना, तो उसमें ऐसा नहीं आएगा, बाकी मेंस में ऐसा जरूर होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे आपको प्रीलिम्स का पूरा मैंने क्लियर कर दिया, अब आता है मेंस एग्जामिनेशन। आपका जो मेंस एग्जाम होगा ना भाई, वो अप्रॉक्स 20 दिन का समय मिलता है बैंक में, तो उसमें आपके 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं, जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, इसमें आपकी बैंकिंग अवेयरनेस भी रहती है। उसका जनरल इंग्लिश होगी, तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, और फोर्थ होगा आपका रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड। हालांकि कंप्यूटर इसमें बहुत कम आता है, लेकिन हम इसको छोड़ नहीं सकते, कंप्यूटर भी इसमें आएगा, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश की जो लैंग्वेज रहेगी वो इंग्लिश रहेगी, बाकी लैंग्वेज जो आपकी वो होगी, मैंने आपको बताया था स्टेट वाइज वैकेंसीज अभी आगे बताने वाला हूँ, उसके अकॉर्डिंग इसकी वैकेंसीज चेंज होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका जनरल अवेयरनेस होगा उसके 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स का रहेगा, और इसके लिए आपको ड्यूरेशन 35 मिनट का मिलेगा, ठीक है। 35 मिनट का समय मिलेगा, 50 क्वेश्चन 50 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। इंग्लिश जो रहेगी वो 40 क्वेश्चन 40 नंबर की रहेगी। क्वांट एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स 50 क्वेश्चन 50 नंबर का रहेगा। रीजनिंग में भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे, लेकिन मार्क्स 60 रहेंगे, ठीक है। बस इसमें ही चेंज है, उसकी इतनी बात समझ में आ गई। तो टोटल कहीं ना कहीं वेटेज रीजनिंग का ज़्यादा दिख रहा है मुझे यहाँ पर। बाकी आप देखें तो सर यहाँ पर 190 क्वेश्चन हैं, 200 नंबर का पेपर होगा, और इसके लिए आपको टोटल 2 घंटे 40 मिनट मिलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, ईच टेस्ट विल हैव सेपरेट टाइमिंग, हर टेस्ट के लिए सेपरेट टाइमिंग होगा। सेम जो मैंने आपको प्रीलिम्स एग्जाम में बताया था कि आप इसको पहले कंप्लीट करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ईच रॉन्ग क्वेश्चन पर 1/4 नंबर कटेगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? जितने भी नंबर का क्वेश्चन है उस पर 1/4 नंबर कटेंगे। उसके बाद क्या बोला है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू स्कोर मिनिमम परसेंटेज। अब देखिए यहाँ पर मैंने बोला ना, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्वालिफाइड है भैया। क्या बोला गया है यहाँ पर
कि ST SC OBC जो भी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 5% रिलैक्सेशन है अवेलेबल। उसके बाद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑन एग्रीगेट विल बी एज डिसाइडेड बाय द बैंक, वो बैंक डिसाइड करेगा कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क कितना होना चाहिए, अभी नहीं आया है। नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट आर प्रिस्क्राइब्ड, सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट मेंशन, यहाँ पर सेक्शन वाइज मार्क्स मेंशन नहीं किए गए, ठीक है, मेंशन नहीं किए जाएंगे, ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से पूरा बता दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर सर एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि सब्जेक्ट वाइज टाइमिंग भी रहेगा और सब्जेक्ट वाइज आपका मिनिमम मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स भी रहेंगे। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आर इंडिविजुअल सब्जेक्ट आर प्रिस्क्राइब्ड। अच्छा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क अभी सब करे नहीं गए ना, डिसाइडेड बाय बैंक, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑन एग्रीगेट विल बी डिसाइडेड बाय बैंक, तो ये डिसाइड किया जाएगा, अभी डिसाइड नहीं किया गया है, ये डिसाइड किया जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? लेकिन इनके लिए जो रिजर्वेशन है उसके बारे में बता दिया गया है, ठीक है। ट्रेंड अप्रेंटिस ऑफ SBI, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं हमेशा से नहीं बोलता आया हूँ, अभी बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे एक दिख रहा है, आप भी देख लें ध्यान से घूर कर। इसमें बोला है ट्रेंड अप्रेंटिस जो है ना, जिनने ट्रेंड अप्रेंटिस मतलब जो अप्रेंटिस वाला SBI का एग्जाम जिनने आपने दिया था, आपको लग रहा था कि सर करें या नहीं करें, लेकिन जिनने SBI अप्रेंटिस का दिया था उनको ना मेंस एग्जाम में 2.5% मैक्सिमम मार्क्स का, मतलब 2.5%, मतलब 200 नंबर का आपका पेपर है, देखिए 200 नंबर का 2.5% कितना होगा, तो कहीं ना कहीं 5 नंबर होगा। देखिए 5 नंबर आपका लिखा हुआ है कि 5 मार्क्स 200 में से आपको बोनस मार्क्स मिल जाएंगे यदि आप ट्रेंड अप्रेंटिस हैं। ट्रेंड अप्रेंटिस का मतलब ये होता है कि आपने जो अप्रेंटिस वाला SBI का एग्जाम था उसमें आपने ट्रेनिंग ली है प्रॉपर तरीके से उसका। क्या बात समझ में आ गई? द बोनस, और 1 साल का मैंने आपको रिजर्वेशन का भी इसका बताया। द बोनस मार्क्स विल बी एडेड टू द एग्रीगेट स्कोर ऑफ कैंडिडेट, जो बोनस मार्क है वो आपके एग्रीगेट स्कोर में ऐड कर दिए जाएंगे। और मेंस में भैया एक नंबर से आपका मेंस रुक जाता है, तो कहीं ना कहीं 5 नंबर बहुत बड़ा आपके लिए फायदा होने वाला है, ठीक है। तो ये बोनस जो है, उसके बाद क्या बोला, दीज बोनस मार्क्स विल बी गिवन ओनली इफ अप्रेंटिस हैज कंप्लीटेड द अप्रेंटिसशिप इन SBI सक्सेसफुली ऑन और बिफोर 31/10/2023, मतलब आपका जो है 31 अक्टूबर 2023 से पहले का ये अप्रेंटिस का आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपकी जो ट्रेनिंग है, आपने जो इसको अप्रेंटिस वाला जो SBI का है, आपकी जो अप्रेंटिसशिप है वो 31 दिसंबर 2023 से पहले की होना चाहिए। 31 अक्टूबर 2023 को भी अगर कंप्लीट होती तो भी आप वैलिड हैं, लेकिन ऑन और बिफोर मतलब इस तारीख तक हो ही जाना चाहिए, इसके बाद वाला आपका वैलिड नहीं रहेगा। यदि हैं तो आपको 2 फायदे हो जाएंगे, एक तो एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यदि आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो, जनरल में भी आते हैं तो 1 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और यदि आप मार्क्स में देखेंगे तो 5 मार्क्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं सर लिस्ट ऑफ मीडियम, एग्जामिनेशन का मीडियम क्या रहेगा। तो अंडमान निकोबार से यदि आप हैं तो इंग्लिश और हिंदी आपके लिए ऑप्शन है। आंध्र प्रदेश से हैं तो आपको इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु और उर्दू है। इसी प्रकार से पूरी स्टेट्स का दिया हुआ है, जैसे गुजरात का देखें इंग्लिश, हिंदी और गुजराती है, उसी प्रकार से हर स्टेट का, मध्य प्रदेश का इंग्लिश, हिंदी है, महाराष्ट्र का इंग्लिश, हिंदी, मराठी है, तो पूरी स्टेट्स का यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख लें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मैंने दिखा दी है। उसके बाद आगे देखते हैं, ये हो गया है, इसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट है या नहीं है। देखिए टेंटेटिव बोला गया है कि सर आपका जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, 2024 जनवरी में होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर फॉर एग्जामिनेशन शैल बी एंटरटेन्ड, मतलब आप अगर बाद में एग्जामिनेशन सेंटर को सिलेक्ट करते हैं तो वो चेंज नहीं किया जाएगा। यदि आपने एक बार आपने फॉर्म फिल करते समय एग्जाम सेंटर भर दिया तो वो चेंज नहीं किया जाएगा, तो ध्यान से एग्जामिनेशन सेंटर भरें जहाँ पर आप पहुँच सकते हैं टाइम से। उसका क्या बोला है, कॉल लेटर जो होगा आपका, एग्जामिनेशन विल नॉट बी कलेक्टेड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ये सब तो आपको पता ही होगा। पे स्केल के बारे में जान लेते हैं कि इसका जो पे स्केल रहेगा, यहाँ पर पोस्ट है वो 17,900 से लेकर 20,900 इस तरीके से आपका पूरा दिया हुआ है, ठीक है, बेसिक पे जो दिया हुआ है। और उसके बाद प्रोविज़न पीरियड भी दिया हुआ है कि जो गवर्नमेंट करती है उसके अकॉर्डिंग होगा। 6 मंथ का मिनिमम प्रोविज़न पीरियड होता है। प्रोविज़न पीरियड मतलब ये होता है कि आप कंफर्म नहीं होते हैं, वो हर गवर्नमेंट सर्विस में होता है। तो हालांकि ये भी कोई इंपॉर्टेंट इतना पॉइंट था नहीं, मेन बात जो आपको बताना था वो मैंने बता दी है। प्रीलिम एग्जामिनेशन के बारे में बता दिया, तो इसमें देखिए प्रीलिम्स हो गया, मेंस एग्जामिनेशन हो गया, इन सब के बारे में बता दिया मैंने। फेज़ 2 बता दिया, फेज़ 2 ही होता है, इसमें कोई इंटरव्यू होता नहीं है इसमें, ठीक है। और अब इसमें और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम, नोटिफिकेशन में कुछ छूट तो नहीं रहा है। ये हो गया है। अच्छा, इसमें आपको देखिए एग्ज़ाम भरने की फ़ीस कितनी है सर, तो ST SC वाले जो है ना भैया वो निश्चिंत रहें, उनके लिए निल है, कोई फ़ीस नहीं है। और यहाँ पर जनरल, OBC और EWS के लिए 750 रुपये चार्ज है, और एक बार फिल करने के बाद आप रिफ़ंड नहीं कर सकते कि बाद में आप मेल करें सर हमारी फ़ीस वापस करो, हमको नहीं भरना फॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके काम आप ना कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मुझे दिखता है तो उसे और हम डिस्कस करेंगे।
कुछ छूट जाता है तो आप एक बार नोटिफिकेशन को देख लेना। वैसे मैं पूरा नोटिफिकेशन देख कर ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया है, चलिए। और यहाँ पर देखिए टेंटेटिव लिस्ट ऑफ सेंटर के बारे में बताया गया है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका कहाँ होगा, ठीक है, ट्रेनिंग कहाँ पर होगी, इस तरीके से आपको सेंटर पूरा बताया गया है। तो आप सेंटर ये देख लें, हर स्टेट के आपके दिए हुए हैं कि सर अंडमान निकोबार में कहाँ पर सेंटर मिलेगा, आंध्र प्रदेश में कहाँ मिलेगा, इस तरीके से आपको पूरा दिया हुआ, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, है ना। और सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आई है। आप देख लें, जहाँ से भी हो, मध्य प्रदेश से हो, जहाँ से भी आप हों, तो आप उसका सेंटर देख कर ही फॉर्म में फिल करें, ठीक है। उसके बाद देखिए, हाँ, गाइडलाइन फॉर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन एंड एसबीआई अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। देखिए मैंने क्या बोला था आपको अभी कि सर यहाँ पर आप फॉर्म फिल करेंगे तो एसबीआई अप्रेंटिस वालों के लिए भी एज रिलैक्सेशन है, जिसमें सबसे कम जनरल वालों के लिए भी 1 साल का दिया हुआ है। सबसे खुशखबरी की बात है, ठीक है। जनरल वालों को रिलैक्सेशन दिया नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपको 5 नंबर का फ़ायदा भी हो जाएगा, बोनस, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान, यहाँ पर जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका सर्टिफिकेट हो, ये सब आपको किस तरीके से आपको अपलोड करना है, क्योंकि कई बार आप कुछ अलग केबी में या कुछ गलत अपलोड कर देते हैं फोटोग्राफ्स वगैरह, तो उससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। सबसे बड़ी गलत बात यही है ना कि सर फॉर्म ही फिल नहीं हो पाए, पढ़ाई करने का क्या मतलब निकला। तो ध्यान से देखें, अप्लाई करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका हैंड डिक्लेरेशन है वो इस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। आपका जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन होना चाहिए, ठीक है। इफ़ अ कैंडिडेट नॉट हैविंग लेफ्ट थंब, ही और सी में हिज राइट हैंड थंब। देखिए भैया कि यदि आपका लेफ्ट हैंड, मतलब आपका जो जिसे हम सो कॉल्ड उल्टा हाथ बोलते हैं या लेफ्ट थंब बोलते हैं, आपका अगर लेफ्ट थंब नहीं है तो आप राइट थंब का यूज़ कर सकते हैं, हालांकि सभी का होगा, है ना। देखिए अब देखते हैं यहाँ पर फोटोग्राफ की जो आपकी इमेज होना चाहिए वो कितनी होना चाहिए। 4.5 से 3.5 पिक्सल आपको उसका वो रहना चाहिए, डायमेंशन होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपको जो 20 से 50 केबी की होना चाहिए भैया, 200 से 230 पिक्सल की ले लें आप, ठीक है। और 220 केबी से 50 केबी के बीच में ये होना चाहिए। इसकी भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से आपको ये बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये रखना है। उसके बाद यदि हम बात करें कि एप्लीकेशन है साइन ऑन वाइट पेपर, देखिए सिग्नेचर जो आपको करना है ना वो वाइट पेपर में करना है, ब्लैक इंक पेन से, ब्लू से ना करें, रिजेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। तो वाइट पेपर पर, प्योर वाइट पेपर लेना है आपको, A4 साइज का, कोई से भी साइज का लेना है, वो दैट डजंट मैटर। आपको वहाँ पर ब्लैक इंक पेन से आपको सिग्नेचर करना है, जिसका डायमेंशन आपको 140 से 60 पिक्सल का लेना है। और साइज़ जो है वो 10 से 20 केबी के बीच में होना चाहिए। 20 केबी से ज़्यादा की इमेज नहीं होना चाहिए, वो अपलोड नहीं होगी, अपलोड होने के बाद भी आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। लेफ्ट थंब जो इंप्रेशन है वो JPG या JPEG में होना चाहिए, और जो जिसका फॉर्मेट और डायमेंशन दो है वो 240 से 240 पिक्सल, मतलब 1:1 पिक्सल में होना चाहिए। और 20 से 50 केबी के बीच में ये भी होगा। और आपका राइट डिक्लेरेशन इन इंग्लिश क्लियरली ऑन वाइट पेपर। देखिए भैया यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको जो डिक्लेरेशन है वो इंग्लिश में ही लिखना है, ठीक है। इंग्लिश में लिखना, आप कोई बोलेंगे सर हमको इंग्लिश नहीं आती, भाई इंग्लिश तो लिखना पड़ेगा। आप बैंक के एग्जाम में इंग्लिश एग्जाम होगा भी, तो ऐसा तो कोई होगा नहीं जिसको इंग्लिश नहीं आती होगी। उसके बाद फाइल का टाइप JPG या JPEG होना चाहिए, 800 से 400 पिक्सल में होना चाहिए, मतलब 2:1 में इसका पिक्सल डायमेंशन होना चाहिए। और उसके बाद 50 से 100 केबी के बीच में ये होना चाहिए, ठीक है। और ये सब चीज़ें आपने देख ली। और द सिग्नेचर और हैंड रिटन डिक्लेरेशन इन कैपिटल लेटर शेल नॉट बी एक्सेप्टेड। ध्यान से देखिएगा, आप जो सिग्नेचर करेंगे या हैंड रिटन लिखेंगे वो आपका कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, स्मॉल लेटर में होना चाहिए। कैपिटल में हुआ तो आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? आई होप आपको ये पूरा नोटिफिकेशन समझ में आ गया होगा। आपको अगर फॉर्म फिल करना है तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक देखकर आप वहाँ से उस फॉर्म को फिल कर दें, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये नोटिफिकेशन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इतना इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था ये नोटिफिकेशन, आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। और मैं आपको अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना हमारा है, आपको यदि नोटिफिकेशन पढ़ना है तो टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपलोड कर दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपके घर तक पहुँच जाए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।